Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahira. I welcome you all on behalf of Autism Resource Group Pakistan. We are back again. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है स्पेसिफिकली स्पीच डिफिकल्टीज पे है और स्पीच प्रॉब्लम्स पे है। वी हैव नोटिस्ड कि अगर हमारे पेज पे एक दिन की 10 कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 7 प्योरली स्पीच बेस्ड होते थे। सो वी थॉट कि हम एक स्पीच थेरेपिस्ट को ऑन बोर्ड लेकर आएं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका वो आंसर करें। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस जो भी हमें सुन रहे होंगे, आपके कोई भी अपने बच्चे से रिलेटेड स्पीच के क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम उनको बाय एंड ऑफ द सेशन केटर करेंगे। और बिफोर आई गेट इनटू सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एमन। अस्सलाम वालेकुम एमन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस। नो प्रॉब्लम। एमन, आप प्लीज ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट यू डू, ताकि उसके बाद आप डायरेक्ट सेशन को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। आई एम एमन वासे। मैंने अपनी डिग्री बैचलर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की थी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। और अब एज एन एग्जेक्टिव प्रोग्राम वीकेंड पे मैं मास्टर्स अपना वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे 1 से ज़्यादा साल हो गया है बीइंग इन दिस फील्ड, और मैंने 2 to 3 सेंटर्स में काम किया हुआ है, जहाँ पे हम न्यूरो डाइवर्स बच्चे जिनमें डिफरेंट स्पीच की डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं या उनके फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उन बच्चों के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली हम ये कवर करेंगे कि स्पीच थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। एज अ पेरेंट आपका क्या रोल है कि आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी में कैसे थेरेपिस्ट को हेल्प कर सकते हैं, और एज अ पेरेंट आपका क्या रोल है बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है इमन, आप अपनी प्रेजेंटेशन प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे वो इकोलेलिया है। सिंस दिस ग्रुप रिवॉल्व्स अराउंड ऑटिज्म, इसमें ऑटिज्म से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आजकल नॉर्मल बच्चों में भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। इससे रिलेटेड इकोलेलिया का हमने टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि बच्चा वर्ड्स रिपीट किए जा रहा है, अब सेंटेंसेस बोल रहा है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होंगे, बट उनकी कोई सेंस नहीं बन रही, उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि अच्छा बच्चा पिक नहीं कर रहा लैंग्वेज, क्या मसला है क्या नहीं है। और ऑटिज्म इतना एक ओपन डिसऑर्डर है कि इसमें हर बच्चा बहुत मुख्तलिफ होता है, इसलिए पेरेंट्स को कोई गाइडलाइंस नहीं मिलती, उनको समझ नहीं आती कि हम इसके साथ कैसे डील करें। मिस, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिछली वाली, ठीक है। तो इकोलेलिया बेसिकली इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जब बच्चे रिपीट कर रहा होता है सेंटेंसेस, तो फिर भी उसकी इकोलेलिया में कोई मीनिंग होता है, वो कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब वो अपने थॉट्स को वर्ड्स में नहीं ला सकता तो वो इकोलेलिक स्पीच यूज़ करता है। नॉर्मली जब स्पीच डेवलप हो रही होती है बच्चे के माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो है सबसे पहले बच्चा रोता है, फिर उसके बाद उसकी कूइंग आती है, आवाज़ें निकालना शुरू करता है, फिर 6 महीने की उम्र में बच्चा बैबलिंग शुरू करता है, मम्मा बब्बा दुद्दा, इस तरह वो उसकी वर्ड्स की प्रोडक्शन शुरू होती है, वो वर्ड्स बनाना शुरू करता है, उन वर्ड्स को वो सुनता है और फिर उन वर्ड्स को दोबारा वो डुप्लीकेट करता है, जिसकी वजह से उसकी वर्ड फॉर्मेशन आती है। इकोलेलिया नॉर्मल स्पीच में होता है, बट ये 3 साल की उम्र तक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अगर तो 3 साल की उम्र के बाद भी इकोलेलिया आ रहा है या बच्चा अनमीनिंगफुल सेंटेंसेस बोल रहा है, तो भी ये एक ऑटिज्म का साइन होता है। और इकोलेलिया बच्चे की कम्युनिकेशन का तरीका होता है जिससे वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, या जो अपनी इन्वायरमेंट से लैंग्वेज के वर्ड्स पिक करता है या बोलना सीख रहा होता है, उसको समझ आती है कि मैंने इन लफ्ज़ों को कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो आवाज़ें रिपीट करेगा,
वो छोटे फ्रेजेस 2 to 3 वर्ड्स के फ्रेजेस रिपीट करेगा। और ये उस टाइम पे होता है जब उसको अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करने में मुश्किल आ रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिर हम कहते हैं कि इकोलेलिया में किस तरह की रेपिटेशन हो सकती है। वो सिंगल वर्ड भी रिपीट कर सकता है, जैसे उसने एनिमल साउंड पिक कर लिया है, तो उसको जो भी कहेंगे तो वो कहता रहेगा क्वैक 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 क्वैक। उसको अगर रोकोगे भी तो उसको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या है, और उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही होगी, इसलिए वो रिपीट करता रहेगा। कभी कभार आप उसे कोई सेंटेंस पूछ रहे हो, जैसे डू यू नीड वाटर, तो या तो वो पूरा फ्रेज रिपीट करेगा, डू यू नीड वाटर, दैट वुड मीन कि उसको पानी पीना है, या वो खाली आखिरी वर्ड पिक कर लेगा और उसको बार बार रिपीट करता रहेगा। अगर वो कोई टीवी देख रहा है, कोई पोएम देख रहा है, तो वो पोएम के लिरिक्स रिपीट करता रहेगा। या फिर वो उसने अपने इर्द गिर्द किसी को भी बोलते सुना होगा, तो उसमें से वर्ड्स पिक करके वो रिपीट करने लग जाएगा। मूवी या टेलीविजन में से लाइंस पिक करेगा, इन्वायरमेंटल साउंड्स पिक करके रिपीट कर सकता है। ये सारी चीजें इकोलेलिया में ही आ जाती हैं आपकी। नेक्स्ट स्लाइड। इकोलेलिया की फिर टाइप्स आ जाती हैं कि कभी कभार तो आपको लगता है कि जैसे आपका बच्चा जो लफ्ज या सेंटेंस सुन रहा है उसको फौरन ही रिपीट करने लग जाता है। बट कभी कभार ये होता है कि आप बैठे होते हैं और वो एकदम से कोई वर्ड या सेंटेंस बोलेगा जो उसने हो सकता है कि कुछ डेज पहले सुना हो, या उसने किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में सुना हो। तो फिर पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो फिर हमारे पास इमीडिएट इकोलेलिया आता है, जहाँ पे बच्चा सुनने के फौरन बाद उसको रिपीट कर रहा होता है। या फिर डिलेड इकोलेलिया आ जाता है, जो कि बच्चा किसी भी टाइम में सुनने के बाद किसी लेटर टाइम में रिपीट कर रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव इकोलेलिया आ जाता है। जब बच्चा आवाजें निकाल रहा होता है, जब उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, एनिमल साउंड सीख रहा है, इन्वायरमेंटल साउंड सीख रहा है, तो ये चीजें भी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम करती हैं। और वो इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जब रियल लाइफ में किसी एनिमल को देखता है तो फिर उसकी वो साउंड को कॉपी करता है। तो फिर इंटरैक्टिव इकोलेलिया में वो अपनी कोई बात बताने की कोशिश कर रहा होता है, वो आपसे कोई बात शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है। ऑटिज्म के बच्चों को अपनी बात बताने में मुश्किल होती है। तो जब इंटरैक्टिव इकोलेलिया होता है तो दैट मीन्स कि वो अपनी बात आपसे कोई बात करना चाह रहा है, बट उसको पता नहीं है कि मुझे कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा सेंटेंस बोलना है, या मैं किस तरह अपनी बात कर सकता हूँ। तो टर्न टेकिंग के वक्त वो कर सकते हैं कि वो अम, जो सेंटेंस है उसको जो है ना फुलफिल करने के लिए, या वो कन्वर्सेशन को इनेबल करने के लिए वो इकोलेलिक सेंटेंसेस यूज करते हैं। या फिर जब जब कोई टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जब हम सेशंस ले रहे होते हैं या एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को बहुत इनकरेज करते हैं, गुड जॉब, वेरी वेल डन, तो फिर बच्चा क्या होता है कि उसको ये समझ आ जाती है कि अच्छा, जब मैंने कोई टास्क कंप्लीट किया है तो वो फिर फौरन अपने आप को खुद ही गुड जॉब कह देता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि जब मेरा कोई टास्क फिनिश हुआ है तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। तो अप्रिसिएशन स्पेशली फॉर एन ऑटिस्टिक चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो रही होती है। तो जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं या हम उनको कोई एज रीइंफोर्सर देते हैं, तो उससे उनकी लैंग्वेज भी इनहांस होती है, बिकॉज दे फील हैप्पी। नेक्स्ट। फिर इट कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए और वो बता नहीं पा रहा कि उसको क्या चाहिए, तो उसने अगर सेम फूड की, प्रिंस बिस्किट की उसने ऐड देखी है, वो उसमें से सेंटेंस बोल देगा जस्ट टू शो कि उसको प्रिंस बिस्किट चाहिए। उसको वो लिंक कर लेता है जो कमर्शियल या उसने सिंग सॉन्ग देखा हो, तो उसके थ्रू भी वो अपनी इंफॉर्मेशन बताता है। फिर ही कैन यूज इट फॉर रिक्वेस्टिंग। तो अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वो फिर फ्रेज जो उसने पेरेंट से सुना होगा वो उसको रिपीट कर देगा,
डू यू वांट लंच, विच मीन्स कि उसको भी लंच की ज़रूरत है। तो अगर वो सेंटेंस नहीं बोल पा रहा तो वो इकोलेलिक स्पीच यूज करता है, जिसके थ्रू वो अपना मीनिंग कन्वे कर देता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर नॉन इंटरेक्टिव इकोलेलिया आता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज होता बट सेंसरी नीड को एड्रेस करने के लिए यूज होता है, या उसकी सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए यूज होता है, जिसमें उसकी नॉन फोकस्ड स्पीच आ जाती है कि वो रैंडम वर्ड्स जो उसने सुने होंगे वो रिपीट कर सकता है, या अगर वो अपने इर्द गिर्द किसी भी बंदे को, किसी एक्टिविटी को देखता है जिससे वो स्टिमुलेट हो रहा है, या उसकी सेंसरी नीड्स एड्रेस हो रही हैं, या ही इज गेटिंग डिस्टर्ब, तो फिर उसकी इकोलेलिक स्पीच एकदम से आ जाएगी, विच इज अ मीन्स ऑफ सेइंग कि आई डोंट लाइक इट, या आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एटमोसफेयर। नेक्स्ट प्लीज। इसमें रिहर्सल भी आ जाता है कि वो अपने आप को खुद ही फ्रेजेस रिपीट करना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है। आप उनको रोकोगे भी या उनसे पूछोगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो वो रिपीट करते रहेंगे, बट उसका ये मतलब होगा कि दे वांट फूड, और या फिर वो जो दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो पहले अपने आप के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को बताएंगे, और फिर पेरेंट को जाके कहेंगे। फिर ये होता है कि ऑटिस्टिक बच्चे देर ऑल अबाउट रूटीन्स, उनकी रूटीन बिल्डअप हो जाती है। तो अगर उनकी सुबह की रूटीन है कि वो उठ के मुंह धोते हैं, दांत ब्रश करते हैं, तो वो अपने आप को एड्रेस करने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए वो सारी जो मदर या केयर गिवर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो सारी अपने आप को बताता रहेगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। उस तरीके से एज एन इकोलेलिया स्पीच उसकी लैंग्वेज भी एड्रेस हो रही है, उसकी नीड भी एड्रेस हो जाएगी, प्लस वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि वो अपना काम खुद कर सकता है। नेक्स्ट। तो एज वी सेड कि इकोलेलिया सेंसरी स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है। इट कैन बी फॉर एज एन एस्केप बिहेवियर। कुछ केसेस में अटेंशन सीकिंग के लिए भी होता है, जब बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रही होती तो वो इकोलेलिया शुरू कर देता है ताकि उसको पेरेंट्स देखें, या फिर ये हो सकता है कि उसको कोई चीज़ चाहिए हो, कोई टॉय चाहिए, तो उसके बाद वो टॉय का नाम, या अगर उसको डॉग चाहिए तो वो फिर डॉग की साउंड निकाल के जो है ना रिपीट करता रहेगा टू नो कि मुझे ये चाहिए। नेक्स्ट। जब ऑटिज्म की बात करें कि इकोलेलिया और ऑटिज्म कैसे कनेक्ट होता है, तो हम ये कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे लैंग्वेज बहुत डिफरेंटली सीखते हैं। उनकी एक अपना वर्ड, एक अपनी परसेप्शन होती है, उनकी अपनी सेंसरी नीड्स होती हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है। तो इकोलेलिया इज़ अ फॉर्म ऑफ हेल्प फॉर देम, जिसके थ्रू उनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। इकोलेलिया के थ्रू कन्वर्सेशन मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, अटेंशन गेन करने की कोशिश कर सकते हैं, अनफेमिलियर लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या दे कैन बी आस्किंग फॉर थिंग्स। तो दिस इज बेसिकली अ स्टेपिंग स्टोन टू फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। उसकी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आने के लिए दिस इज अ माइलस्टोन जो कि वो कवर करता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली सेंटेंसेस की तरफ आए। नेक्स्ट। फिर हम कहते हैं कि इकोलेलिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इकोलेलिया बच्चे को हम रोकते नहीं हैं या उसकी स्पीच की हिंड्रेंस नहीं करते, लेकिन उसके लिए आसान बनाते हैं ताकि वो अपना मीनिंग कन्वे कर सके या अपनी बात को बता सके। तो हम ये करते हैं कि उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं करते, ओपन एंडेड फ्रेजेस यूज करते हैं कि आप उसको ये बताओगे आई वॉन्ट वाटर, आप डू या हैव यू क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं करते, ताकि जो है उसको समझने में मुश्किल ना हो, और जब वो इकोलेलिक स्पीच यूज कर रहा है तो वो फ्रेज रिपीट करें। फिर आप किसी पार्टनर के साथ उनके सामने करके दिखा सकते हो कि नॉर्मल कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है। आप जो उनकी एज स्टिमिंग बिहेवियर होता है या जब एक्सेसिव इकोलेलिया होता है
तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एज अ स्पीच थेरेपिस्ट इज ट्रेंड कि उसने इकोलेलिया को स्पीच डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करना है। आप बच्चे को चॉइसेस दे सकते हो जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर सके कि उसको क्या चाहिए। उसको विजुअल साइंस दे सकते हो, और इनको प्रेपोजिशंस या जेंडर में बहुत कंफ्यूजन आ रही होती है ऑटिस्टिक बच्चों को, तो फिर हम इनको जो है डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू मॉडल करते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच के जो कंपोनेंट हैं उसको कैसे यूज़ करना है। फिर ये है कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ बात करते हुए आप बहुत सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल कमांड्स दो ताकि वो उससे सीखे, and then gradually you move on to complex things. Next, please. सो बेसिकली अगर हम रिवाइज करें कि बेसिक हमने इकोलेलिया में क्या किया, तो वे न्यू कि इकोलेलिया वाज रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस। इसमें इमीडिएट और डिलेड आ जाता है। इमीडिएट में वो सुनने के फौरन बाद उनको रिपीट कर रहा होता है, और डिले में कुछ देर बाद आ रहा होता है। फिर इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव इकोलेलिया आ रहा, जिसमें वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकता है, अपनी सेंसरी नीड्स को एड्रेस करने के लिए यूज़ कर सकता है। फिर हमारा प्योर या अनमिटिगेटेड इकोलेलिया आ जाता है, जिसमें बच्चा एग्जैक्ट जो सुन रहा होता है उसी को रिपीट करता है। और मिटिगेटेड में वो अपने पास से कुछ वर्ड्स या कैरेक्टर डाल देगा, उसके बाद उस इकोलेलिया को रिपीट करेगा, बट उसका मीनिंग सेम होता है। आई होप आप नेक्स्ट प्लीज। आई होप आप लोगों के इकोलेलिया से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसर्न्स होंगे वो एड्रेस हो गए होंगे, और देन फिर वी कैन लीड फर्दर फ्रॉम दिस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एमन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सिंस हमें बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे जो बहुत न्यू है इस फील्ड में एंड दे हैव वेरी लेस नॉलेज, तो उन लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो नए प्रोफेशनल्स हैं, सोच रहे हैं कि वो स्पीच थेरेपी की लाइन में आ सकते हैं, उन सब के लिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है एमन कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू सी अ स्पीच थेरेपिस्ट। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, हर पेरेंट का कंसर्न आजकल बहुत है स्पीच के, तो वो रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जिनको देखने के बाद एज अ पेरेंट उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि अब हमने स्पीच थेरेपिस्ट से जाके मिलना है, हमें मिलना चाहिए। ठीक है। जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं या स्पेसिफिकली स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन यानी कि जल्द इलाज करवाना या जल्द थेरेपी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम बच्चे के अगर पेरेंट्स, हम एज अ पेरेंट बच्चे के माइलस्टोन्स फॉलो करें, जैसे कि जब 6 महीने का बच्चा होता है तो वो आवाज़ें निकाल रहा होता है या बाइलेबियल साउंड मतलब ब मम्मा ब कर रहा होता है, तो जब अमूमन क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं, 1.5 या 2 साल का बच्चा है बट कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा, किसी अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई इन्वायरमेंटल साउंड्स, एनिमल साउंड्स उनको भी सुनता है, तो तब भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, खुद से खेलता रहता है, या शाउटिंग बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, तो द राइट टाइम टू सी अ स्पीच थेरेपिस्ट इज कि आप अपने बच्चे के माइलस्टोन्स को फॉलो करो। बच्चे की ग्रोथ फिजिकली ठीक हो रही है, इमोशनली उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, वो चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। प्लस आप ये देखो कि अगर बच्चा, ये हर पेरेंट को पता होता है कि 1 साल का बच्चा एक लफ्ज बोल रहा होता है या वो कुछ ना कुछ आवाजें निकाल रहा होता है, अगर तब भी बच्चा किसी चीज पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या वो खुद से खेल रहा है, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा, तो फिर एज एन अर्ली जेस्चर आपको एक किसी भी, पहले आप बेशक पेडियाट्रिक के डॉक्टर के पास जा सकते हो, वो आपको बता सकता है, या फिर आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। अगर बच्चा 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया है और आपने पहले किसी को नहीं दिखाया या आपको फील नहीं हुआ, फिर भी इट्स नॉट लेट, आप तब भी किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। कभी भी, चाहे बेशक आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, इट्स नेवर टू लेट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। जब बच्चा फिजिकली बीमार होता है तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बट बच्चा अगर बोल नहीं रहा तो हम ये कहते हैं इसके खानदान में सब देर से बोलते हैं, या खुद बोल पड़ेगा, स्कूल जाएगा तो बोल पड़ेगा।
लेकिन अगर बच्चे की सही डेवलपमेंट नहीं हो रही तो बेहतर यही है कि उसको टाइमली किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास, अगर फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाएं कि बच्चे में क्या मसला आ रहा है। ओके, थैंक यू एमन। मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स बहुत क्विक रिजल्ट चाहते हैं स्पीच थेरेपी में। सो स्पीच थेरेपिस्ट कितनी प्रोग्रेसिव है? लाइक एक जनरली कितना टाइम लगता है एक बच्चे पे बच्चे की डेवलपमेंट या उसकी इम्प्रूवमेंट सामने आने में? क्या एक स्लो प्रोसेस है या इसमें फौरी भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं? स्पीच थेरेपी पेरेंट सेंटर्ड है बहुत ज़्यादा। जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे, जितना उनको सोशलाइज कराएंगे, मतलब दूसरे अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। जब हमारे पास स्पीच थेरेपी के लिए आते हैं तो हम पेरेंट्स को भी यही समझाते हैं कि आप अपने बच्चे को खुद टाइम दें, अपने बच्चे के साथ खेलें, क्योंकि उनको हम ये समझाते हैं कि आप खेल के ज़रिए आप उनको वर्ड्स कैसे सिखा सकते हैं, उसको इंटरेक्ट करना कैसे सिखा सकते हैं, या जो प्री वर्बल स्किल्स होती हैं कि बच्चा अटेंशन दे, अपनी बारी का इंतज़ार करे, या वो उसकी सिटिंग डेवलप हो, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के साथ भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो है टाइम टेकिंग है, एफर्ट भी है, क्योंकि फिर बच्चे को एक बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में सेटल होना होता है। और लेकिन ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो बेसिकली इसमें फैमिली डायनामिक्स बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि फैमिली कितनी क्लोज है, फैमिली कितना काम कर रही है, और थेरेपिस्ट के साथ आप कितने लिंक्ड हैं, ताकि ये पता हो कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी आ रही है या आपको किस गोल पे काम करना है। Also, never ever compare your child's progress with any other child, because आपका बच्चा एक मुख्तलिफ इंसान है और दूसरा बच्चा एक मुख्तलिफ इंसान है। बिल्कुल। सेकेंडली, आई हैव कम अक्रॉस अ कमेंट कुछ अर्सा पहले, उस पे एक पेरेंट ने लिखा हुआ था कि एक्चुअली एक और पेरेंट की क्वेश्चन था और उस पे किसी और पेरेंट ने कमेंट ये किया हुआ था कि मैं तो अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी खुद ही करा रही हूँ यूट्यूब से देख के। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि यूट्यूब से कॉपी करके थेरेपी करना कितनी हद तक एक अच्छा फैसला है या एक गलत फैसला है? अगर स्पेसिफिकली ऑटिज्म की बात करें, उसमें बच्चे की सेंसरी नीड्स आ रही होती हैं, बच्चे की डिफरेंट नीड्स एड्रेस हो रही होती हैं, उसकी ओटी की नीड्स आ रही होती हैं। एज अ पेरेंट हमें काफ़ी चीज़ों में लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेरेंट हिस्ट्री दे रहा होता है, तो वो कहता है कि अपने नाम पे रिस्पॉन्ड भी करता है, हम उसको कमांड फॉलोइंग भी है, कोई चीज़ कहेंगे तो वो कर भी देता है। बट जब हम एज अ थेरेपिस्ट या एज अ थर्ड पर्सन बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक इंटायरली डिफरेंट सीन होता है। या कुछ केसेस में माएँ कहती हैं कि हमारी तो बच्चा बात ही नहीं सुनता। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि जो प्रोफेशनल होता है वो हमेशा ट्रेंड होता है, वो माइलस्टोन्स को देख रहा होता है, वो बच्चे की जो होता है इंडिविजुअल जो नीड्स होती हैं उनको एड्रेस कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के इंटरेस्ट पेंटिंग में है, कलरिंग में है, तो वो थेरेपिस्ट बच्चे की लर्निंग उसके थ्रू इन्हांस कराता है। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर थेरेपिस्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो, कोई मसला आ रहा हो, तो थेरेपिस्ट से डिस्कस ज़रूर करें। अगर अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है तो यू कैन आस्क फॉर डिस्काउंट, या फिर ये है कि आप वीक में सेशंस अपने कम कर सकते हैं, 2 सेशंस या 3 सेशंस पर वीक। बट इट्स बेस्ट कि आप हमेशा प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। आपको प्रोफेशनल गाइड कर सकता है कि आप बच्चे की डेवलपमेंट में कैसे उसको इनकरेज कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल के पास जरूर जाएं, क्योंकि फिर बहुत बिल्कुल, केसेस में क्योंकि बच्चा बहुत अगर बिगड़ मैं भी जाता है। किसी बच्चे की वीडियो डाल रही हूँ, सो दैट इज अ डिफरेंट चाइल्ड और उसकी असेसमेंट और सारी गोल सेटिंग के बाद उस पर काम हो रहा है। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी अपने बच्चे पे एज इट इज 100% कॉपी करके कभी भी मत बिल्कुल। implement कीजिए। Okay, next question, Eamon. If a child repeats same words and phrases, what should be done to reduce it without demotivating a child? आप बच्चे को सबसे अच्छा तरीका होता है कि मॉडल करके दिखाओ। कोई और बच्चा है साथ, आप उसके साथ कन्वर्सेशन करो टू टेल कि क्या सीख ठीक चीज़ है।
प्लस आप विजुअल क्यूज या कार्ड्स के थ्रू उसको बता सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, या इस सिचुएशन में व्हाट इज द प्रॉपर वर्ड या प्रॉपर सेंटेंस टू गो बाय इट, या आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। इस केसेस में मैं ये भी कहती हूँ कि इफ योर चाइल्ड इज कम्युनिकेटिंग या आप तक बात अपनी कर रहा है बट प्रॉपर ग्रामेटिकली पूरा सेंटेंस नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट आपका बच्चा अपनी बात कन्वे कर सक रहा है, आप तक बात पहुंचा रहा है, दूसरे को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी अपनी कोशिश है, उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी परसेप्शन है लैंग्वेज की। तो कभी भी उसको इस तरह नहीं लेना कि बच्चा ग्रामेटिकली सेंटेंस पूरा कहे। आहिस्ता आहिस्ता विद थेरेपी विद एफर्ट्स बच्चा आ जाता है उस पर, बट शुरू में उसको आप इनकरेज करो कि वो जिस तरह भी रिप्लाई कर रहा है या जिस तरह सिचुएशन को टैकल कर रहा है वो उसी तरह करे। थैंक यू। मॉडलिंग इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। मॉडलिंग से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ये तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। एमन, एक और क्वेश्चन मैंने बहुत नोटिस किया था ग्रुप में, वो ये था कि जिन पेरेंट्स के बच्चे बड़े हैं, लाइक 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, उनमें से कुछ पेरेंट्स ने लिखा हुआ था कि क्या हम अब भी स्पीच थेरेपी के लिए जाएं, अब तो हम बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि हमेशा हम अब ज्यादातर हम अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज अ की, बट वो पेरेंट जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अब थोड़ा सा सोचते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हुए कि शायद अब जाने का कोई फायदा नहीं है, सो उनके लिए प्लीज आप बता दीजिए कि इट्स नेवर टू लेट। उसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो जिस भी एज में उनको लेके जाएं। देखें, चाहे आपका बच्चा बड़ा है तो हम क्या करते हैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, हम उनकी जो लैंग्वेज उस टाइम पे होती है हम उसको यूज करके, उनके पास जो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे या इस तरह की एज में बच्चे को सोशल यूज नहीं आ रहा होगा, उसके पास लैंग्वेज वो कुछ बोल रहा होगा पर उसको पता नहीं होगा कि मैंने किस सिचुएशन में क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो उस टाइम पे फिर हम बच्चे की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को लेके हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट टू गो टू अ थेरेपिस्ट। आप चाहे बेशक आप उनसे जाके आप हेल्प मांग सकते हो, यू कैन कंसल्ट कि क्या किया जा सकता है। एंड आई ऑलवेज से कि बच्चे को देखे बगैर ना कोई बंदा ना कोई थेरेपिस्ट आपको कोई चीज बता सकता है, अनटिल के वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करे, उसको देखे कि किस लेवल पे है, किस तरह वो कर रहा है सिचुएशन को हैंडल, उसके बाद ही थेरेपिस्ट आपको बता सकता है। तो it's never too late to go to a therapist. Okay, thank you. Next is please explain about vocal stimming and how we can reduce it. अच्छा, वोकल स्टिमिंग जो है उसकी या तो सेंसरी नीड की वजह से हो सकती है, वो किसी चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, आप फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि वो किस वजह से कर रहा है, किस सिचुएशंस में कर रहा है, मतलब किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में तो नहीं कर रहा जैसे फॉर स्कूल ओनली या घर में किसी चीज से इरिटेट होके, और आप उसको रिड्यूस ना करें, आप उसको यूज करें उसकी लैंग्वेज बिल्ड करने में। आप उसी जो वोकल स्टिमिंग है उसको यूज करके उसकी लैंग्वेज डेवलप करवाएं और उसको हेल्प करें कि वो सेंटेंसेस बनाए या उस वर्ड को यूज करके वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके प्रॉपर्ली। और वोकल स्टिमिंग के लिए हमेशा हम डिस्ट्रैक्शन यूज करते हैं कि अगर एक बच्चा स्टिम कर रहा है वोकली, सो हम उसके सबसे ज्यादा पावरफुल री से उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि वो स्टिमिंग उस वक्त रुके और हम उसकी स्टिमिंग को एक प्रोडक्टिव वे की तरफ लेके जा सकें। सो अलीना, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम ईमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और सबको शब मेराज मुबारक। आई नो इट्स अ वेरी पाइस मोमेंट और मोस्टली लोग क्योंकि इबादत कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह जो लोग नहीं हमें ज्वाइन कर सके वो बाद में भी इस सेशन को देख सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के हम उनको एड्रेस करें। अच्छा ईमन, इसमें बहुत सारे यू नो दिस थिंग के जो एडल्टहुड में बच्चे आते हैं, ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं,
वो अपने आप को अक्सर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। जी और उसमें कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि क्योंकि पास्ट में स्पीच थेरेपीज इतनी अच्छी नहीं थी और लोग थेरेपीज नहीं करवा सकते। अब अगर कोई जी 30 या 40 साल का भी आदमी है या इस तरह से है और उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी आ रही, तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक एक थेरेपिस्ट में कौन किस किस्म के ऐसे थेरेपिस्ट होने चाहिए जिनके पास पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए? और क्योंकि मोस्टली ऐसे भी होता है, अक्सर लोग होता है कि वो मना कर देते हैं कि हम इनकी स्पीच थेरेपी नहीं कर सकते। तो इज देयर एनी स्पेसिफिकेशंस के जो पेरेंट्स को कंसिडरेशन में रखनी चाहिए अगर कोई एडल्टहुड में बंदा है उसको अपने बच्चे को वहां लेके जाने के लिए उस थेरेपिस्ट के पास? अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जैसे बॉयज होते हैं, वो फीमेल्स के साथ अक्सर दे नॉट कंफर्टेबल इन थेरेपी, तो हम फिर उनको अक्सर सजेस्ट करते हैं कि यू कैन ऑल्सो लुक फॉर मेल स्पीच थेरेपिस्ट जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और इस तरह के केसेस में हम उनको सोशल स्टोरीज के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं कि आपने सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। उनको जनरलाइजेशन सिखा सकते हैं कि जैसे उनको स्टोरी के थ्रू पता होगा कि दे आर गोइंग टू अ मॉल, उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। बट अ गुड ठीक वे है। टू इट इज कि आप उसको वाकई लेके जाएं उस सिचुएशन में, उसको एक्सपोजर दें और फिर आप उसको सिखाएं कि आपने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। बिकॉज अमूमन बच्चे जब एक बिल्कुल नई दुनिया में जाते हैं, मतलब मॉल में जाएंगे, तो उनको सेंसरी नीड्स उनकी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएंगी। उसकी वजह से दे वुड नॉट बी एबल टू फॉलो जो सिखाया होता है। तो ठीक है। therapy is not contained in a room. Therapy is not only about cards कि आप कार्ड्स के थ्रू उनको चीज़ें सिखा रहे हैं। It is on the therapist कि वो अपने सेशन को कितना मॉडिफाई करता है, कितना टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है ताकि बच्चा उतना सीख सके। जैसे वी हैव ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो कि नॉन वर्बल होते हैं। आजकल की टाइम में हमें ये एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इवन इफ ही इज़ नॉन वर्कल वोकल, तो फिर वो एईसी के थ्रू, मतलब असिस्टिव डिवाइसेस के थ्रू, वो अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपनी चीज़ें बता सकता है। तो द ग्रेटेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने बच्चे को जिस तरह इंडिपेंडेंट बनाओ वो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी आपने जब एएसी की बात की तो अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं अपने बच्चों को, साल हर साल वो थेरेपीज पे तो लेके आते हैं लेकिन फॉर सम रीज़न बच्चा नहीं बोल पाता, लेकिन वो इस होप में कि बच्चा बोलेगा और अगर हमने एएसी पे अभी से इसे लगवा दिया तो हो सकता है कि बच्चा अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी बोलने की वो भी नहीं रहेगी। तो इस ये मिथ को आप थोड़ा सा एड्रेस करेंगे प्लीज? जी, इसमें ये होता है कि हमें ये ख्याल होता है कि अगर हमने किसी आईपैड या सॉफ्टवेयर या इवन गेम्स आती हैं उन पे लगा दिया तो बच्चे की लैंग्वेज रुक जाएगी, बट दैट इज ठीक है। रॉन्ग। एक्चुअली रिसर्च ने प्रूव किया है कि दीज डिवाइसेस हेल्प इनकरेज लैंग्वेज डेवलपमेंट। अक्सर बच्चे ये होता है कि इन्हीं चीज़ों के थ्रू दे स्टार्ट वोकलाइजिंग इवन साउंड। तो आप ये बिल्कुल इट्स अ मिथ टू थिंक कि एसी डिवाइसेस काम नहीं करती। प्लस आजकल ये है कि आपको आईपैड पे आप एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें मैनुअल होता है पूरा, जिसके थ्रू बच्चा कह सकता है आई वांट यूट्यूब, आई वांट होम। तो बच्चे को आपने जब सिखा दिया है कि उसने किस तरह उस पर कम्युनिकेट करना है, तो आपकी इवन इफ ही इज नॉन वर्बल वो अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर रहा है। तो AAC devices should always be used, but a therapist knows कि कब तक कोशिश करनी है और कब उसको AAC device पे शिफ्ट करना है। So it's never the parents who can solely decide कि हम इसको थेरेपी पे ही रखें या उसको डिवाइस यूज करवाएं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, पेरेंट्स उस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वर्बल चाइल्ड एंड अ नॉन वर्बल चाइल्ड। अगर एक बच्चा है वो 5 या 10 लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो वर्बल है कि नहीं? या उनको ऐसे लगता है अगर बच्चा पूरे सेंटेंसेस बोलेगा, ठीक है, जैसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वही करेगा तो तभी वो वर्बल होता है। तो इसको भी प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो हम कहते हैं कि अगर तो वर्ड्स फंक्शनली यूज कर रहा है, मतलब उसको पता है, वो
खाली उसने सुने हुए हैं तो वो उनको रिपीट कर रहा है, तो वो उसकी स्पीच नहीं काउंट होती। अगर उसको पता है कि इफ आई एम सेइंग स्पून या ग्लास, तो उसको पता है कि स्पून क्या चीज़ है, ग्लास क्या है, तो तब हम कहते हैं कि उसकी फंक्शनल लैंग्वेज है। अमूमन ऑटिस्टिक बच्चों की फंक्शनल लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती, वो वर्ड्स अक्सर रिपीट कर रहे होते हैं बट उनको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, उसका क्या मीनिंग है। तो उसको फंक्शनल लैंग्वेज बच्चे की हो तब फिर हम उसको कहते हैं। और अगर नॉन वर्बल है तो उसमें ये होता है कि देयर कैन बी ऑर्गेनिक कॉजेस, कोई जैसे मसल्स की मसल्स प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हो, टंग के कोई ब्रेन में इशू हो, तब फिर ये होता है कि बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो रही होती। या फिर ये होता है कि अक्सर जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में उनकी डिसेबिलिटी इतनी सिवियर होती है कि उनकी टंग मूवमेंट नहीं हो रही होती, उसकी वजह से अगर टंग मूवमेंट नहीं हो रही तो आपकी स्पीच साउंड्स नहीं निकल रही और आपकी स्पीच फिर नहीं डेवलप होती। तो उन केसेस में फिर हम इसी डिवाइसेस पे मूव करते हैं। ओके, हम डिवाइसेस के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। उस्मा बिलाल का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी जज दैट स्पीच थेरेपी व्हिच आवर किड्स आर टेकिंग इज गोइंग राइट? सबसे पहले तो ये है कि आपको जो थेरेपिस्ट है आप उससे डेली या वीकली लेवल पे इंटरेक्ट करें टू नो कि बच्चे के क्या गोल्स चल रहे हैं, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है और उसका थेरेपिस्ट के साथ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आप फिर उसको घर पे चेक करें। जैसे इफ अ थेरेपिस्ट इज सेइंग कि इसकी सिटिंग 10 मिनट्स की हो गई है या 10 मिनट्स वो किसी एक्टिविटी में इंगेज हो रहा है, आप घर पे देखें कि इज ही डूइंग दैट, या जो है अगर वो जैसे उसकी बच्चे की जो प्री वर्बल स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग सोशल इंटरेक्शन में बहुत बड़ा चेंज और जल्दी नजर आता है व्हेन वर्किंग विद द स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट कम्युनिकेशन की नीड्स को भी एड्रेस कर रहा है, वो उसकी स्पीच को, लैंग्वेज को, सबको इकट्ठा लेके चल रहा होता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि हम बच्चे को खाली बोलने पे फोकस करेंगे कि बच्चा बोलने लगता है, हम उसकी रिसेप्टिव पे मतलब कि अंडरस्टैंडिंग पे भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, साद मलिक का क्वेश्चन है हाउ टू डेवलप फंक्शनल लैंग्वेज फॉर 3.8 years old child? ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि हमें अगर बच्चे की हिस्ट्री पता हो कि उसकी फंक्शनल लैंग्वेज क्यों नहीं है, वो कितने वर्ड्स यूज़ कर रहा है, किस तरह यूज़ कर रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। और आप उनको कार्ड्स के थ्रू, विजुअल साइंस के थ्रू आप सिखा सकते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप उनको सिखाओ कि क्या आप कार्ड के थ्रू एप्पल दिखा रहे हो, आप उसको रियल लाइफ एप्पल भी दिखाओ, तो उससे फिर बच्चा लिंक करता है और उसको जो है उस तरह उसकी फंक्शनल लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है। Okay, next question is my child is 3.4 years old, mildly autistic. It's been 3 months since he started therapy. I have seen a lot of improvement in his behavior. No repetition of words, no aggression, no hyperactivity. He has a very good eye contact. He is social but non-verbal. How can I help him with speech at home? A very nice question, especially the last one, because parents को सबसे ज्यादा ये concern होता है कि थेरेपिस्ट के पास तो बच्चा जब जा रहा है तो वो मेरे ख्याल से 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स का सेशन होता है, तो वो कैसे घर पे काम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और जब अगर कोई थेरेपी करवा के आ रहा है तो वहां से जो भी प्लान मिलता है उसको कितनी दफा उनको एक दिन में रिपीट करना चाहिए ताकि बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। जी, अमूमन हम ये कहते हैं कि जब आपको थेरेपी प्लान शेयर किया जा रहा है तो इट्स नॉट कि आपने बच्चे को घंटा या 2 घंटे इकट्ठे लेके बैठना है। आप छोटे छोटे चंक्स में उसके साथ बैठ के डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू इंटरेक्ट करें। और अगर इफ ही इज नॉन वर्बल और 3 मंथ्स हुए हैं तो यू कैन मे बी गिव इट अ लिटिल टाइम। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप उसको रिसेप्टिव करवाएं, उसको आप फ्रूट्स, एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट, उसको एटलीस्ट या पॉइंट करें। आप जब इफ यू आर सेइंग कि वेयर इज कैट तो वो कैट की तरफ पॉइंट करे या वो कार्ड चूज करे। तो अगर उसकी वर्बल में अभी नहीं आया तो आप उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज में आप उसको ये सारी चीज़ें डेवलप करवा सकते हैं। आप उसकी कमांड फॉलोइंग पे काम कर सकती हैं कि जब मैं कह रही हूँ कि गिव मी बॉल तो वो बॉल उठा के दे।
तो आप इस तरह की चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्टे वेरी इंटरलिंक्ड विद योर थेरेपिस्ट, कि जो बच्चे की करंट नीड्स हैं या करंट गोल्स चल रहे हैं, आप उन्हीं को आप घर में काम करें। प्लस यू कैन ऑल्सो आस्क योर थेरेपिस्ट कि आप बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग या बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाउ डू यू वांट मी टू वर्क विद हिम एट होम, क्योंकि हम हर पेरेंट को कहते हैं कि घर पे आपका काम करना ज़रूरी है, बिकॉज दिस स्पीड्स अप लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज अपने इर्द गिर्द लोगों से सुन के सीख रहा होता है। तो हमारे पास जो 45 मिनट्स आ रहे हैं, हम उसमें जितना उसको सिखा सकते हैं हम उतना करते हैं, बट ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन से या इर्द गिर्द लोगों से, पेरेंट्स से वो सीखेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत ज्यादा। ये आजकल तो डिस्कस भी हो रहा है, हाउ टू हेल्प चाइल्ड आंसर WH सीरीज, यानी कि दे मोस्टली जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म के साथ, एक तो सबसे पहले ये चीज आती है कि वो अपने आप को अपना नाम लेके बुलाते हैं, ठीक है। लाइक अगर जैसे मैं अपने बेटे की बात करूं तो वो ज्यादातर अपने लिए हैदर ही यूज करेगा, हैदर को ये चाहिए, हैदर को वो चाहिए। और फिर क्वेश्चन आस्किंग में ये दे आर नॉट मोटिवेटेड, जिन क्वेश्चंस के लिए वो मोटिवेटेड होते हैं ना, मुझे पानी दे दो, सॉरी क्या आप मुझे पानी दे सकते हो, क्या हम बाहर जा सकते हैं, क्या टैबलेट ले लूं, वो तो पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए वो मोटिवेटेड ही नहीं है, ठीक है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, स्पेशली जहाँ पे वाई एंड हाउ के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको किस तरीके से डील किया जा सकता है? पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन सीखना सिखा सकते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है वो वर्कशीट्स होती हैं, जो आप कलर्ड प्रिंट आउट्स निकाल लो या कलर्ड वर्कशीट्स, उसमें जो स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, आप उनके थ्रू या सोशल स्टोरी बना के आप बच्चे को, जैसे अगर इफ ही इज टेकिंग हिज ओन नेम, तो आप कॉन्सेप्ट सिखाओ आई का, कि आपने आई कैसे यूज करना है, या ही, शी, इट किस तरह यूज होगा, किसके लिए यूज होगा। तो वर्कशीट्स के थ्रू, आप सोशल गेम्स के थ्रू, ऑनलाइन आजकल आपको इतनी सारी गेम्स अवेलेबल होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, जिसमें उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस दी होती हैं कि इस सिचुएशन में, या आप बताओ कि इसमें बॉय कहाँ है, बॉय के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। इस तरह की चीजें आई हैव सीन कि थेरेपी में बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो बहुत सीखते हैं, इससे बहुत रैपिडली चेंज आता है। WH के क्वेश्चन भी इसी तरह करवाए हुए हैं कि आप वर्कशीट्स के थ्रू, और वर्कशीट्स के थ्रू अगर आप करवा रहे हो तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको ओवरलोड कर दोगे, आप उसको पहले सिखाओगे कि आप जो व्हाट का मतलब क्या है, किस लिए यूज कर रहे हैं, किस सिचुएशन में यूज होगा। आप उस तरह करके आप स्टोरी के थ्रू, आप जैसे पिक्चर स्टोरीज होती हैं, आप उनके थ्रू बच्चे को सिखाओ कि आपने इसको किस तरह यूज करना है या क्या आंसर करना है, उस तरह हो सकता है। अच्छा, WH वर्ड्स के लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। WH वर्ड्स के लिए ना 2 एप्स हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताई हुई है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग। एक तो ऑटी स्पार्क है, टाइप इन कमेंट बॉक्स, और दूसरा है खान अकेडमी। इन दोनों में WH वर्ड्स की बहुत अच्छी है। ऑटी स्पार्क में पेड है, वो आपको थोड़े पैसे दे के खरीदनी पड़ेगी। खान अकेडमी में फ्री है। अदर देन दैट WH का एक बहुत अच्छा रिसोर्स मेरे पास है। आई एम थिंकिंग टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, और वो मैं अपलोड करूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग ऑन माय प्लेट दीज डेज, बट आई विल डू दैट इंशाल्लाह। और आज मैंने भी वीडियो शेयर की हैं अपने बेटे की, आई एम श्योर कि वो कुछ पेरेंट्स के साथ के लिए हेल्पफुल होंगी। दीज आर फ्यू टेक्निक्स जो मैं उसके सवाल सीखने का तरीका बता रही हूँ। ये कुछ काफी ज्यादा जो चीजें हम अप्लाई करते हैं उनमें से कुछ चीजें हैं, तो इंशाल्लाह हम भी और कुछ ऐसी कोशिश करेंगे जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं WH क्वेश्चंस पे अपने बच्चों के साथ, उनकी वीडियोस को भी आपके सामने लाया जाए। और एमन अगर पॉसिबल हो तो आप भी कोई एक डेमो वीडियो बना के अगर आप हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर दोगे तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू टीच प्रपोजिशंस लाइक अप एंड डाउन टू अ चाइल्ड। उसकी वोकैबुलरी तो अच्छी है, लेकिन आई थिंक प्रपोजिशंस में ये भी एक मसला होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को प्रपोजिशन यूज करने में। आप इसको जब हम प्रिटेंड प्ले कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किचन सेट है,
तो आप किचन सेट से, जैसे प्रीटेंड प्ले में होता है कि बच्चे की लैंग्वेज एनहांस होती है, उसको सिचुएशन समझ आती है कि मैंने क्या करना है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। आपने प्रेपोजिशन सिखाना है। आप जो सॉस पैन है, आप उसके अंदर कोई चीज़ डाल दो और फिर आप उसको बताओ इन। आप उसी तरह बॉक्स के अंदर एक कार डाल दो और फिर आप उसको बताओ इन। टेबल के अंडर आप उसको फंक्शनल, आप उसको रियल लाइफ में प्रेपोजिशन दिखाओ कि कैसे यूज हो रही है, और फिर आप जो री इन्फोर्स करवाना है वो आप वर्कशीट्स या डिफरेंट ऑनलाइन मटेरियल के थ्रू कर सकते हो। बट सबसे पहले आपने उसको रियल लाइफ में सिखाना है कि वो प्रेपोजिशन कैसे यूज हो रही है, इन, अबव, इन फ्रंट। तो ये आप नॉर्मल टॉयज से भी कर सकते हो टू, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाती हैं और बेसिकली कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। बस उसको कंसिस्टेंसी यूज़ करना और अप्रोप्रिएट यूज़ करना, वो मसला आता है। तो वो वर्कशीट्स के थ्रू रीइंफोर्स हो सकता है। ओके, Why we नेक्स्ट use क्वेश्चन। WHC? हाँ जी, व्हाई वी यूज डब्ल्यू। जी शहीरा, आप पूछे कि WH सीरीज के क्वेश्चंस क्यों यूज किए जाते हैं, ये जी, पूछना चाह रहे हैं। WH क्वेश्चंस की सीरीज हमारे इसलिए यूज होते हैं कि हम बच्चे को क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं व्हाट में, कि व्हाट इज दिस, उसके थ्रू वो क्वेश्चनिंग सीख रहा है। व्हाई इज दिस, ऐसा क्यों है, उससे भी बच्चा लर्न कर रहा है कि उसने कम्युनिकेशन के नीड्स होती हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि कैसे करना है और कहाँ यूज करना है हमने वर्ड्स को। ठीक है। अच्छा, राशिया को क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेल सम गुड लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेप वाइज? लैंग्वेज प्रोग्राम किस तरह का? अगर आपने राजिया, लैंग्वेज, आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट हाँ, अगर लैंग्वेज सिखानी है आपने या माइलस्टोन्स देखने हैं कि लैंग्वेज के किस लेवल पे है, तो हम ब्लैंक लेवल यूज करते हैं। उसके थ्रू आपको पता होता है कि इस एज में बच्चा नॉर्मली ये टास्क कर रहा होता है। तो अगर आपने लैंग्वेज मेजर करनी है कि मेरे बच्चे की कितनी है, किस स्टेज पे है, तो आप ब्लैंक्स लेवल यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स, ICWs यूज होते हैं। बट देन एक थेरेपिस्ट से ऑलवेज कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बता सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। शहीरा, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? जी, मेरा क्वेश्चन है एमन, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सिंस स्पीच थेरेपी, स्पीच के अब मसले बहुत बड़े हैं और स्पीच थेरेपिस्ट बहुत इन डिमांड है आजकल, तो मैंने Yes. अक्सर देखा है, सिंस इट्स नॉट माय फील्ड, स्पीच थेरेपी मेरी लाइन नहीं है, बहुत से ऐसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बैचलर्स के बाद कुछ 6-8 महीने का कुछ डिप्लोमा करते हैं एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ स्पीच थेरेपिस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जो भी अपनी अपनी डोमेन में कुछ भी कर रहा है। लेकिन एक स्पीच थेरेपी, दो क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे, स्पीच थेरेपिस्ट और पैथोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सेकेंडली, क्या आप अपने आप को स्पीच थेरेपिस्ट कह सकते हैं जस्ट आफ्टर डूइंग डिप्लोमा ऑफ 6-8 मंथ्स? ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ज्यादा इंटरेस्टिंग या फनी केसेस तब आते हैं जब कोई लॉयर होता है जिसने 2 साल का मास्टर्स किया होता है स्पीच में, और वो अपने आप को एज ए स्पीच थेरेपिस्ट कह रहा होता है। या इवन साइकोलॉजिस्ट तो चलो उनकी थोड़ा बहुत होता ही है, बट वी हैव विजन साइंसेस के लोग, बहुत वेरियस फील्ड से होते हैं। बिकॉज हमारे एजुकेशन क्राइटेरिया में अभी तक डिफाइन नहीं हुआ कि हु कैन टेक इन स्पीच थेरेपी। तो अक्सर लोगों का ये होता है कि उनको लगता है कि स्पीच थेरेपी इज अ रियली इजी थिंग, आपने बच्चे को खाली वर्ड्स सिखाने हैं, आपने उसके साथ खेलना है, तो वी कैन डू इट, इट्स नॉट एन इशू। गवर्नमेंट के थ्रू जो एक करेक्ट बात है, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में अब जाके फॉलो होना शुरू हुआ है, दैट रिक्वायर्स अ 4 year बैचलर प्रोग्राम। आपने 4 साल बैचलर्स की, जिसमें आपका वो हो मेजर, आपका स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी हो या पैथोलॉजी के नाम से ही चलता है, उसमें आपके स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सॉल्विंग, इन सब से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है, इंटर्नशिप्स होती हैं, जिसमें हमें सिखाया जाता है बच्चों और एडल्ट्स दोनों के साथ कैसे डील करना है। बिकॉज दोनों को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है, दोनों में डिसऑर्डर्स का डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली जब लैंग्वेज के जो डिसऑर्डर्स आते हैं
वो बड़ों में जैसे स्ट्रोक हो जाता है या कोई सडन फोर्स इंजरी की वजह से वो भूल जाते हैं बोलना कैसे है, चीज लैंग्वेज भूल जाते हैं, तो उन केसेस में स्पीच थेरेपिस्ट डील करता है। बैचलर्स के बाद अब जो ज़्यादा इन डिमांड है दैट इज़ मास्टर्स, कि उसके बाद आपका 2 इयर्स मास्टर प्रोग्राम हुआ हो। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी होते हैं जो कि कर रहे होते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट की साथ डिग्री होती है, बट अ सर्टिफाइड पर्सन वही है जिसने 4 साल बैचलर्स की डिग्री की हो एंड देन फिर मास्टर्स की हो। तो इफ़ यू आर गोइंग टू अ सेंटर, आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि आप जो थेरेपिस्ट आपके पास हैं उसने क्या किया हुआ है और किस तरह काम किया हुआ है, बट इट्स इसेंशियल कि बैचलर्स हुआ हुआ हो। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई थॉट टू एड्रेस इट ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि असल में स्पीच थेरेपिस्ट और पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं। आई थिंक अलीना वी शुड वाइंड इट अप। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नहीं, क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों की बहुत सारी ऐसी मेडिकल इश्यूज होते हैं या अंडरलाइंग मेडिकल कॉजेज होते हैं जिनको इग्नोर करते हैं, जिनकी वजह से भी आप बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो रही होती। जैसे कि टंग टाइड होते हैं अक्सर बच्चे, या उनकी ओरल मोटर के जो मसल्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर किसी को सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसीज है, अगर ब्रेन में फोलेट लेवल कम है, या अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे की सीजर्स की हिस्ट्री है, तो तब भी स्पीच डेवलप होने में इश्यूज आते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि आप जो अंडरलाइंग मेडिकल कॉजेज हैं उनको पहले रूल आउट कर लिया करें। बिकॉज अक्सर पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि हम साल साल स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं लेकिन अभी तक मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा। तो नो डाउट थेरेपिस्ट भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है तो बच्चा शायद बोल नहीं पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उनके प्रॉब्लम्स को ज़रूर टैकल करें। सेकेंडली, अक्सर ग्रुप में ये पूछा जाता है अच्छा स्पीच के लिए कोई सप्लीमेंट बता दे, कोई दवाई बता दे, या किसी जगह पे आज भी जैसे ग्रुप में हमने एक किरण ने पोल स्टार्ट किया था कि अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑटिज्म के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो आपके बच्चे को एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे डाल देते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है? पहले आप अपनी थरो रिसर्च करें। जस्ट बिकॉज आपका बच्चा बात नहीं कर रहा तो दैट डजंट मीन आप उसे साइकोटिक ड्रग्स में या किसी भी सप्लीमेंट या किसी भी मेडिसिन पे डालें। जब तक आपको 100% कंफर्म नहीं होता कि आपके बच्चे को सीजर्स हैं, आप सीजर्स की मेडिसिन नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर एक बच्चे को सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी है तो आप उसको विदाउट नोइंग आप ऐसे ही उठा के कोई भी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। फंक्शनल डॉक्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अंडरलाइन मेडिसिन को इश्यूज को टैकल करते हैं, आप उनसे रब्ता करें। बस लोगों से पूछ के अपने बच्चों को कोई भी दवाई ना दे दिया करें। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद स्पीच डिले इन किड? स्पीच सबसे पहले ये है कि हम कॉज देखेंगे कि बच्चे में स्पीच डिले का रीजन क्या है। उसमें कोई जैसे ऑटिज्म की वजह से भी स्पीच डिले हो सकता है, या इट कैन बी अ नॉर्मल स्पीच डिले, उसके माइलस्टोन्स डिले हो सकते हैं, उसकी कॉम्प्रिहेंशन में इशू हो सकता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि कॉज क्या आ रही है, उसकी बेसिस पे हम जो है ना उसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं। Okay. Thank you so very much, Eamon, for a lovely session. Shahira, do you want to add up something? थैंक यू सो मच एवन, हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उन सब ऑडियंस का शुक्रिया जो हमें सुन रहे थे। आज शब में राज है, हमें प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, अपने बच्चों के लिए और बाकी सबके बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। एंड वी शैल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।